हेलो क्लास। आज का क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग ये जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अनयूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। मतलब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन में उसके मेथड पढ़ेंगे और मेथड के बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर उसके पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक को। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू डिफाइन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल के क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे एक डिफाइन स्टेज ऑफ लाइफ को पास करते हैं, लाइफ साइकिल को। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट का लाइफ साइकिल क्या होता है। सबसे पहले तो एक एडल्ट प्लांट जो होता है, एक बड़ा पौधा, वो अपने फल बनाता है, फल में बीज होते हैं, उसके सीड होते हैं। सीड को जब फिर से उगाते हैं, मिट्टी में ज़्यादा उगा देते हैं तो छोटा सा प्लांट बन जाता है। तो सीड से प्लांट, फिर प्लांट से बड़ा सा ट्री बन जाता है और ट्री में फिर से फ्लावर आते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो ये उसका लाइफ साइकिल हो गया। मतलब सीड से प्लांट, प्लांट से ट्री, ये लाइफ साइकिल हो गया। इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक डिफाइन लाइफ साइकिल के स्टेज होते हैं। हम लोग का भी स्टेज होता है। सबसे पहले हम लोग गर्भ में रहते हैं, गर्भावस्था में। उसके बाद गर्भ से बाहर आते हैं तो छोटे से शिशु रहते हैं, शिशु अवस्था। उसके बाद वहाँ से किशोरावस्था में आते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं। तो ये जितनी अवस्थाएं जीवन की होती हैं वो सब क्या होती हैं, डिफाइन स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल की। इट टेक्स बर्थ। अब इसमें देखिए क्या होता है, बर्थ होता है, देन मैच्योर थ्रू ग्रोथ। तब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं पहले वो बर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मैच्योर होते हैं थ्रू ग्रोथ, वृद्धि करते करते मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। एंड फाइनली डाइज ड्यू टू एजिंग, और अंत में वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका उम्र हो जाता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो समयांतराल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक होता है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक होता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो इसको हम इसका लाइफ स्पैन कह सकते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उसके बॉडी साइज के थ्रू नहीं होता है। ये कल मैंने समझाया था आपको कि एग्जाम्पल को, कि इट कैन वेरी फ्राम लेस देन 1 डे टू मोर देन 400 ईयर्स। ये एक दिन से लेकर के 400 सालों तक हो सकता है। मतलब किसी किसी ऑर्गेनिज्म का जीवन केवल एक दिन होता है, किसी किसी का 400 सालों से भी अधिक होता है। और ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, फॉर एग्जाम्पल द मैंगो ट्री हैज ए शॉर्टर लाइफ स्पैन। आम के पेड़ के पास जीवन अवधि छोटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, मैंगो ट्री जो होता है उसका लाइफ स्पैन शॉर्टर एज ए कंपेयर टू ए बनियान ट्री। बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की जो उम्र होती है उसके हिसाब से मैंगो का जो ट्री होता है उसका लाइफ जो है बहुत शॉर्ट होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बनियान ट्री लगभग 1000 साल से अधिक जीवित रहता है और मैंगो ट्री बहुत कम। अब देखिए इन दोनों के लाइफ स्पैन में अंतर होता है, लेकिन साइज जो होते हैं इनके सेम होते हैं, मतलब लगभग सेम। आम का पेड़ भी उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा पीपल का पेड़ होता है, लेकिन बरगद का पेड़, लेकिन बरगद के पेड़ की उम्र जो है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। तो किसी का भी, अभी दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने आपको कल भी, कि एक क्रो और एक पैरट, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है साइज, बट देयर लाइफ स्पैन इज 15 ईयर्स एंड 140 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो जो क्रो होता है और एक पैरट होता है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है उन दोनों में भी डिफरेंस होते हैं। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था।
अब यहाँ पर देखिए कुछ लाइफ स्पैन आप सम ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, ये समझते हैं। ऑर्गेनिज्म बटरफ्लाई जो होती है ये 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है, मतलब 7 से 14 दिनों तक में एक बटरफ्लाई जो है पैदा होती है, बड़ी होती है और मर जाती है, उसका बुढ़ापा आ जाता है केवल 2 हफ्तों में ही। फिर दिया है फ्रूट फ्लाई 30 डेज, राइस प्लांट 3 to 4 months, व्हीट प्लांट 6 month, रोज है 5 to 7 years, डाग का 10 to 13 years, क्रो का 15 years। तो ये सबका लाइफ स्पैन है। अब सबसे ज़्यादा सीकोया का जो पेड़ होता है ये सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है, लगभग 3000 से 4000 सालों तक। एक सीकोया का पेड़ अगर लगा दिया जाए तो वो 3000 से 4000 सालों तक जीवित रहता है। इसके ऊपर बनियान ट्री आप देख रहे हैं 200 से 250 सालों तक पृथ्वी पर रह सकता है। मैंगो ट्री 150 से 200 साल तक रहता है। सबसे छोटी आयु किसकी? बटरफ्लाई की, 1 से 2 सप्ताह तक ही रहता है, और सबसे ज़्यादा सीकोया पेड़ का। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये डिफरेंट होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है ये जानते हैं। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है और मतलब बिल्कुल सिमिलर होता है, इसके शेप और साइज भी सिमिलर होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में पाए जाते हैं उन सब का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन होता है, थ्रू विच ईच स्पीसीज इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। और इस रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसके द्वारा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने कंटिन्यूटी को, अपने स्पीसीज के कंटिन्यूटी को यानी अपने प्रजातियों की निरंतरता को पृथ्वी पर बनाए रखते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो अलग अलग होता है। लाइक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सब रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वाइल एंजियोस्पर्मिक प्लांट एक्सिबिट वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो सब या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? कायिक जनन। ये कायिक जनन क्या है? भाई जो प्लांट सीड नहीं बना पाते, जिन पौधों में बीज नहीं बनता है, उनमें उसके अन्य भाग, कोई भी वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, उसके बॉडी का सीड पार्ट छोड़ दीजिए। सीड जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्रूट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसी भी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं और सीड होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इनके अलावा जितने भी पार्ट है, उसका लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये सब क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन होगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं आलू, पोटैटो जो है उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तना, उसी से नया प्लांट उगा लिया जाता है। तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? वेजिटेटिव, क्योंकि हम लोग सीड नहीं उगाते हैं। आलू तो सीड बनाता ही नहीं है। तो इसी तरह से सैकेरम ऑफिसिनेरम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सैकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो शुगर केन का बॉटनिकल नेम है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकेरम ऑफिसिनेरम। इसका जो स्टेम होता है वही नए प्लांट देता है। इसमें भी सीड, किसी ने गन्ने का बीज देखा है? नहीं देखा है।
क्योंकि गन्ना बीज बनाता ही नहीं है, तो उसके स्टेम से ही नया प्लांट उगा लिया जाता है। बट देयर आर सम बेसिक सिमिलरिटीज इन ऑल दीज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन इन सभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, चाहे वो सेक्सुअल हों, वेजिटेटिव हों या एक सेक्सुअल में कोई भी हो, इन सब में कुछ चीज़ें बेसिक सिमिलरिटीज दिखाती हैं, आधारभूत समानता दिखाती हैं, विच आर एज फॉलोज, जो नीचे दी गई हैं। क्या क्या समानता होती है जानते हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स, जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं, चाहे सेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, कुछ भी हो, सब में आरएनए का सिंथेसिस होता है, सब में प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, और अदर बायोकेमिकल, दूसरे जैव रसायनों का भी सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। कोई भी रिप्रोडक्शन हो, जैव रासायनिक संश्लेषण होता ही है, ये समानता होती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का ट्रांसफरेशन होता है, मतलब डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है अगले संतान में, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो या एसेक्सुअल से हो। सेल डिवीजन होता ही होता है, कोशिका विभाजन होता है। ग्रोथ इन सेल, सेल में ग्रोथ होता है, कोई भी रिप्रोडक्शन हो। मैन्युफैक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट माने प्रजनन इकाइयाँ, अब उनका क्या होता है? मैन्युफैक्चर, निर्माण होता है। फार्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण होता है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बाय द फ्यूजन ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट के फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होते हैं भाई? स्पर्म ओवम हो जाए, चाहे ओव्यूल हो जाए, ये जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्शन जानते हैं क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, इट इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू जितने भी स्पीसीज हैं सब में कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार जीवों की निरंतरता जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, द ग्रोथ इन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ भी पॉसिबल है। अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा। फिर पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। रिप्रोडक्शन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस फेजेज एंड एज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन। जितने भी पॉपुलेशन में एज ग्रुप होते हैं, जैसे ह्यूमन में जो पॉपुलेशन है, मनुष्यों का पॉपुलेशन, संसार में जितने मनुष्य हैं सब में डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप हैं। बहुत से यंग हैं, बहुत से जो है बच्चे हैं, बहुत से बूढ़े हैं। ये सब चीज़ें किसके द्वारा पॉसिबल हैं? रिप्रोडक्शन के थ्रू। वेरिएशन इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन के थ्रू वेरिएशन बनता है, जेनेटिक वेरिएशन बन जाता है। एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, मतलब हमारे पृथ्वी पर लाइफ है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो कंटिन्यू बना रहे, ये कैसे पॉसिबल है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने मेथड हैं ये जान लेते हैं। बेसिस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के बेस पर रिप्रोडक्शन को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवाल्वेस ओनली वन पेरेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो क्या है? इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं उनमें जो पेरेंट होते हैं, माता पिता, उनमें से जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं
सेक्सुअल वाले में केवल 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, मदर और फादर की, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न कोई मदर होता है न कोई फादर होता है, केवल एक ही ऑर्गेनिज्म जो है संतान उत्पन्न कर लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ ए सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे आसान विधि है ये, सबसे सरल विधि है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि इसमें न तो किसी गैमेट्स की ज़रूरत है और न कोई फ्लावर वगैरह की ज़रूरत है। इन दिस, इसमें ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक अकेला जीव, प्रोड्यूसेड इट्स आइडेंटिकल कॉपीज, अपने ही जैसा कॉपी बनाता है। हेंस, इस प्रकार द ऑफस्प्रिंग आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। इससे जितनी भी संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने पेरेंट से चाहे संरचना में हो या जेनेटिकली हो बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब बिल्कुल फोटोकॉपी होता है। अब जैसे हम लोग हैं तो हमारी शक्ल बिल्कुल हमारे मम्मी से या हमारे पापा से हूबहू नहीं मिलती है, थोड़ा सा ज़रूर डिफरेंस हो जाता है। इसी डिफरेंशिएशन के कारण हमारे अर्थ पर जितने ह्यूमंस हैं सबकी शक्ल सूरत थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, और जो एक सेक्सुअल से प्रोडक्ट उत्पन्न होंगे उनमें इतनी सिमिलरिटी हो जाएगी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन इसमें पेरेंट है और कौन उनका जो है वो यंग वंश है, या कौन उसका सन या वो डॉटर है, नहीं कंफर्म नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कॉपी होते हैं सब। देयरफॉर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होते हैं आर आल्सो नोन एज क्लोन, उनको हम क्लोन कहते हैं। क्लोन मीन्स क्या होता है? क्लोन मीन्स उसकी बिल्कुल कॉपी। सिंस, इस प्रकार ओनली वन इंडिविजुअल टेक्स पार्ट इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसलिए केवल एक जीव जो है इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अलैंगिक जनन के कुछ लक्षण निम्न हैं। पहला क्या है? इट इज अनपेरेंटल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अनपेरेंटल होता है। गैमेटिक फार्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसमें गैमेटिक फार्मेशन नहीं होते हैं, गैमेट नहीं बनते हैं, न तो मेल गैमेट बनता है न फीमेल गैमेट बनता है। तो कि आप जान लीजिए जितने डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं इनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट बनता है स्पर्म और फीमेल गैमेट बनता है ओवम, और ये बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न तो मेल गैमेट बनेगा और न ही फीमेल गैमेट बनेगा। सिंस ओनली माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेसेस देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सीमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। नो डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता है, और मतलब किसी भी लैंगिक अंग का कोई विकास नहीं होता है। जब लैंगिक अंग का विकास क्यों नहीं होता है? क्योंकि लैंगिक जनन है ही नहीं, तो लैंगिक अंग का क्या फ़ायदा? द नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड जीन्स आर सिमिलर इन द ऑफस्प्रिंग इन पेरेंट, पेरेंट में जो क्रोमोसोम होते हैं उसके स्ट्रक्चर और उसके जो जीन होते हैं वो सब क्या होते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। इट इज़ कंपैरेटिवली फास्टर, और ये बहुत तेज़ होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
ये बहुत तेज़ हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, स्लो होता है वो। इट अकर्स व्हेन द कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड फूड आर फेवरेबल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब कंडीशन क्या हो, फेवरेबल हो या टेम्परेचर भी फेवरेबल हो। इसके बाद क्या है, अल्टरनेशन ऑफ हेप्लाइड एंड डिप्लाइड जनरेशन। हेप्लाइड और डिप्लाइड जनरेशन का अगुणित और द्विगुणित जनरेशन जो होते हैं वो इसमें नहीं बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही केवल वो बनते हैं। इट यूजुअली अकर्स इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए अभी मैंने बोला ना, जितने डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो लोअर ग्रुप वाले होते हैं अनडेवलप्ड, उनमें ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ होता है, वो होता है बैक्टीरिया में, एल्गी में और प्रोटोजोआ में। नीचे चार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें देखिए कौन कौन से मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन मतलब द्विविभाजन, कोई भी एक कोशिका होगी वो दो बराबर भागों में टूट जाएगी, बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन, एक कोशिका कई भागों में टूट जाएगी, दो से अधिक भागों में टूट जाएगी, मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोटॉमी, बडिंग, बड फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें देखिए प्लाज्मोलोमी होता है, प्लाज्मा बन जाते हैं, एक सेल का प्लाज्मा अपने प्लाज्मा से अलग होकर के, अपने सेल से अलग होकर के नया सेल बना लेता है। बडिंग, बड क्या होती है, कलिका, कलिका निर्माण। इसमें एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग, उसके शरीर के अंदर भी बड निकल जाएंगे, शरीर के बाहर भी बन जाएंगे। बड फार्मेशन, बड फार्मेशन, बड कलिका बनना, मतलब मान लीजिए कोई एक शरीर हो, मान लीजिए मैं कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हूँ, तो मेरे शरीर में छोटी सी कलिका निकलेगी, वो अलग हो जाएगी और नया बॉडी बन जाएगा, तो वो हो जाता है बड फार्मेशन। स्पोरुलेशन में जू स्पोर बनते हैं, ए प्लानो स्पोर बनते हैं, हाइप्नो स्पोर, प्लेमेला स्टेज, एंडो स्पोर, एकाइनेलो स्पोर, ओइडिया, आउटो स्पोर्स, क्लेमाइडो स्पोर्स। अब देखिए ये सब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बनते हैं अलग अलग स्पोर। स्पोर होते हैं छोटे छोटे चल बीजाणु जो उसके शरीर से अलग होकर के नया वो ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फ्रैगमेंटेशन और इसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन पुनः निर्माण होता है, मतलब किसी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए फिर से, अब किसी एनिमल को आप टुकड़े टुकड़े काट दीजिए, जितने टुकड़े में काटेंगे उतने अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको कहेंगे रीजनरेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल आता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है प्राकृतिक, बाई रूट्स, किसी के जड़ों से नए प्लांट निकल जाएंगे, किसी के तने से, किसी के लीफ से, किसी के बल्बिल से और किसी के ल्यूरियन से। बल्ब क्या होते हैं, बल्ब, लहसुन, लहसुन तो आप खाए होंगे। लहसुन को कैसे उगाया जाता है, उसका सीड नहीं होता है, उसके जो बल्ब होते हैं जिसको हम खाते हैं वो बल्ब है, उसी बल्ब का छोटे छोटे टुकड़े निकाल के ज़मीन में धंसा देते हैं, नया प्लांट निकल जाता है। वो भी एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, एयर लेयरिंग, इनर्चिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नेचुरल और आर्टिफिशियल्स में। तो ये थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू क्लास।